हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टारगेट 2022 को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी पेपर होने वाला है, यूपी का जो पीईटी का पेपर होने वाला 2022 में 16 अक्टूबर और 15-16 अक्टूबर इसकी डेट जो बताई जा रही है, तो उसके बिहाफ पर हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी 2022 को टारगेट बनाते हुए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। हम चलिए इसके बारे में थोड़ा सा, पहले तो ये सब बात आप जानते ही होंगे भाई। इसका जो टाइम है, टाइम 2 घंटे आपको मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये बात, अब मास्टर सेट है, ये मास्टर सेट में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए देखेंगे इसमें सभी क्या क्या हिसाब किताब है आगे जाकर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो भाई इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा होगा कि ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए जो यानी आप गलत करेंगे तो 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी पीईटी में। अगर किसी को नहीं पता है तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा आप। चलिए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। किस तरीके का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है दोस्तों, 24 अगस्त को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 2021 में। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, देखेंगे। देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम क्या होगा, काल अनुसार क्रम क्या है। देखिए इनमें काल में देखो, शेरशाह सूरी जो है ये तो हुमायूं के बीच में आया था, बात समझना, और अकबर हुमायूं के भी बाद आया है। इसका मतलब शेरशाह सूरी पहले होगा, अकबर बाद में होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी पहले आया है और इल्तुतमिश तो सबसे पहले आया इन सब में। तो नंबर 1 पर होगा ये, इसको नंबर 1 डाल देना। इसके बाद क्या होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी नंबर 2 पर, और फिर होना चाहिए नंबर 3 पर ये, और नंबर 4 पर अकबर। तो इस तरीके का आपका ये क्रम होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल सही बात है। देखिए नंबर 4 को 1 डाला है, नंबर 3 को 2, नंबर 1 को 1 और अकबर को 2। इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा सेम यही आंसर जो अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से, अच्छा ऑफिशियल आंसर की समझिए भाई इसको आप, ठीक है ना। ऑफिशियल आंसर की सही करने वो रिलेट है ये बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो थे तुकाराम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। देखिए ये जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं, प्रथम गवर्नर है, भारत का प्रथम गवर्नर है, इसी के बारे में एक मैंने ट्रिकी वीडियो बनाई हुई है, जिससे आप इनको कभी नहीं भूलेंगे कि फर्स्ट कौन सा, अंतिम कौन सा। ये सब की बहुत बेहतरीन ट्रिक की वीडियो, मात्र मुश्किल से 3 से 4 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, आप सारे गवर्नर जनरल वहाँ पर देख लेना। फर्स्ट और अंतिम ही पूछे जाते हैं, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो वारेन हेस्टिंग को बनाया था। आगे देखेंगे चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है ये चरक ने ही लिखी है, पहली बात अगर इसके लिखने की बात आ जाए, और ये चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखते हैं आगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको 3-4 जानकारी मिलेंगी। देखिए कह रहा है निम्न में से सही जोड़ा नहीं है, यानी 3 सही हैं 1 गलत है, तो बाकी के 3 जो सही हैं कम से कम वो तो याद हो ही जाएंगे इस क्वेश्चन से। देखिए कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। शक संवत जो आई थी वो 78 एडी में आई थी, कनिष्क के शासनकाल की बात है ये, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम युग की शुरुआत, या इसी को बोलते हैं हिजरी संवत। तो हिजरी संवत जो आई थी वो 622 एडी में आई थी भाई। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। इसके लिए यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भाई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अन्यथा, ठीक है। तो कम समय में जहाँ समझाने वाली चीज़ होगी मैं वहाँ पर रोकूंगा। देखिए जहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें समझना चाहिए। देखिए इसमें इधर साइड में 5 मैचिंग है, इधर साइड में 4 मैचिंग है, यानी कोई एक एक्स्ट्रा है। पहली बात तो ये हमें समझना है। अब हमें सही मैचिंग करनी है। देखिए भाई सत्यशोधक समाज की जो संस्थापक है वो हैं ज्योतिबा फूले, और इन्होंने 93 में करी थी, 1793 में इसका लगभग, ठीक है जी। इसके अलावा आर्य समाज की 1875 में किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे, 1875 में की थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करी थी विवेकानंद ने की थी, 97 की बात है, 97, ठीक है जी, 1897, ठीक है। इसके अलावा एक है ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, और कब की थी? 1828 में की थी। तो ये सन भी आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ चारों मैचिंग आप समझ पाए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप मैच करके इनको लगा लेंगे, सी हो जाएगा। आगे देखें, करो या मरो का नारा सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझिए आप गर्त में हैं, महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये बहुत अच्छा है कि इसमें 5-5 नंबर को सेगमेंट बना करके पेपर दिया है, सेक्शंस बना करके पेपर दिया है, 5-5 क्वेश्चन हर एक टाइप के, जैसा कि सिलेबस में दिया गया था उसी के आधार पर ये पेपर आया था। और इस बार का देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है इसी आधार पर होगा, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चन आने के चांस हैं इस बार। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इसका प्रस्ताव किसको दिया गया था इनकी जगह पर बैठने के लिए? तो राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया था इस बात का, ठीक है। सलालपन बिजली योजना, सलाल योजना जो है इसको याद रखेंगे आप, चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सलाल परियोजना, ठीक है। इसके बाद वसंत विषुवस, इसी की भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, इसकी भी मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो ये 21 मार्च को हो जाएगा वसंत विषुवस, ठीक है। सबसे बड़ा दिन, छोटा दिन, यानी इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, राजस्थान खेतड़ी परियोजना, नहीं खेतड़ी के खाने भी है, खान है खेतड़ी की जिससे तांबा निकाला जाता है, ठीक है जी। तो आगे समझते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, अगर कोई नहीं जानता है इसको, आसान क्वेश्चन है, नहीं जानता है तो समझिए वो गर्त में है, यानी उसको भी तैयारी की ज़रूरत है, वो भी गर्त में है भाई। इतनी चीज़ें तो सबको याद होनी चाहिए। ये असम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है हिमालय की नदी कौन सी है। देखिए, ये जो कावेरी है और ये जो गोदावरी है, ये दोनों ही दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, दक्षिण भारत, और हिमालय पड़ता है यहाँ ऊपर की साइड में, ठीक है जी। तो यहाँ से निकल कर आ रही होती है गंगोत्री से गंगा नदी, और मानसरोवर से तिब्बत से आती है आपकी कौन सी, चोमलोंग योंगमा ग्लेशियर है, वहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके। तो ये दोनों आपकी हिमालय की नदियाँ हो जाएंगी, कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर। चलिए, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये बैंक दर का अर्थ है। देखिए, समय उस क्वेश्चन में हम देंगे, उस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे जिसमें कुछ समझने के लिए होगा, ठीक है। अभी इनमें कुछ मुझे लगता है समझने के लिए नहीं है, तो इनको मैं जल्दी से आपको आंसर टिक करके चल रही हूँ। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो शाख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यह पूंजीवाद के बारे में, हमारे भारत की पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ही है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है RBI का गवर्नर। देखिए, सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, आगे है फेमा की फुल फॉर्म। फेमा की है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है? देखिए, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी लोगों का स्वास्थ्य के विषय में और स्वच्छता सफाई के विषय में जो अधिकार दिए हुए हैं, जो
दायित्व या कर्तव्य हैं वो राज्य सूची के विषय में है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था को। मेरी बात आप समझ पाए हैं? पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल है इसका, कौन सा आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों में? आर्टिकल 48 लिख दिया है ये, आर्टिकल 40 यानी कि 40। ठीक है जी, पंचायत व्यवस्थाओं का गठन है, पंचायती राज का गठन इसमें आता है, पंचायतों का गठन। ठीक है, चलिए अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक आते हैं? पहली बात तो ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे इनके बारे में। चलो और जानकारी ले लेते हैं। मूल अधिकार कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, भाग 3 के अंदर। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भाग 3 को। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंदर, भाग 4A के अंदर, और आर्टिकल है 51A, आर्टिकल 51A। बोलो बात क्लियर है क्या? ये सभी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो समझ लीजिए कमजोरी है अभी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है ये शिक्षा का अधिकार। तो इस बारे में अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। आर्टिकल 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी शिक्षा का अधिकार है। बात क्लियर? अच्छा, आर्टिकल 19 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है जी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत है। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा 29 और 30 क्या है? 29 और 30 आपके जो हैं, 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और ये 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 1946 को रखा था भाई इन्होंने। और अभी हाल फिलहाल में MPPCS का पेपर हुआ था एक, MPPCS, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया, तो आंसर था 13 दिसंबर। बात आई समझ में जी? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अभी आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण? देखो, अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है, अल्पसंख्यकों के बारे में ही 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। मैंने अभी बताया था शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है। ठीक है, तो उसी के अंदर आर्टिकल 29 जो है, 29 क्या कहता है? 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। 30 क्या कहता है? 30 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए संस्थाएं होनी चाहिए। 24 क्या कहता है? 24 कहता है बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। 24 में बंधुआ मजदूरी और जो मानव तस्करी है उसमें आर्टिकल 23 में है, वो 24 है बाल श्रम पर रोक। इसके अलावा 21 में क्या है? 21 को तो आप जानते ही हैं भली भांति। 21 में कई सारे हमें अधिकार मिले हुए हैं। शिक्षा का अधिकार 21A में है, जैसे कि जीने का अधिकार है इसमें हमें। ठीक है, जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, सोने का अधिकार है, कई सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ही आती है। ठोस चालकों में धारावाहक होते हैं। देखो यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए। तो धारावाहक जब भी धारा गमन करेगी जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसमें आंसर लगा देंगे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश की जो दूरी है उसको बताता है प्रकाश वर्ष। बात समझ में आई क्या? चलिए जी, यहीं से एक और क्वेश्चन आप याद रख लेंगे। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी गति कर सकता है और माध्यम, किसी भी माध्यम में भी गति कर सकता है। ठीक है, और प्रकाश एक कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है जी, चलिए और बहुत सारी चीज़ मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा फिर वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा मेन चीज़ों को पर ही फोकस कर रहे हैं हम फिलहाल, पेपर का सॉल्यूशन पर ओनली। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaCl2।
ठीक है जी। CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आगे समझते हैं। 18 कैरेट, देखो 24 कैरेट जो होता है ना वो होता 100% के बराबर। अगर एक बात बताओ 24% 100 कैरेट के बराबर, ये 18% नहीं हो गया, यानी इसका 24% का तीसरा हिस्सा, तो 100 का भी तीसरा हिस्सा इसका आंसर होगा 75%। मौखिक हो जाने वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं, अगर 24 कैरेट बराबर है 100% के, तो 1 कैरेट बराबर होगा 100/24% के, तो 18 कैरेट किसके बराबर हो जाएगा? 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 या 75, तब भी आंसर यही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, याद रख लेना। आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन सब में वो है विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील हैं, इस बात को भी याद रखना, जल में घुलनशील हैं विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो एक गाजर में पाया जाता है, मछली के यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए से रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैथ का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ का। देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या आएगा। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स है, मान लिया 2 मिनट के लिए। अभी मैं क्या करता हूं, देखो भाई इस पर ऊपर वाले पर भी रूट है, नीचे वाले पर भी रूट है, या तो मैं इस साइड वालों का रूट निकाल लूं, यानी इसको रूट में बना लूं साइड वालों को, है कि नहीं, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, या कुछ और यत्न करना पड़ेगा मुझे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं क्या काम करता हूं, नीचे वाले का रूट खत्म करता हूं। तो देखिए ये तो सेम, इधर वाला तो सेम ही रहेगा, लेकिन इधर वाले में क्या परिवर्तन आएगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं। ये हो जाएगा रूट एक्स बटे में 14, 196 14 का होता है। अब खाली ये इतना सवाल हो गया, 14 से ये कटेगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 18 बार में। क्वेश्चन बन गया मेरे पास में रूट एक्स बराबर 18। मुझे खाली एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर रूट मुझे काटना है तो इस रूट को इधर से हटाऊंगा, तो इधर स्क्वायर नहीं चढ़ा लूँगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में। फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये 3 बार आया हुआ एक नंबर, और ये दूसरा नंबर भी 3 बार आया हुआ। जब कोई 2 नंबर 3 बार आए हुए हों और बीच में प्लस है, ध्यान देना, इसके नीचे आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि एक नंबर 2 बार आया हुआ हो, दूसरा नंबर भी 2 बार आया हुआ हो, दोनों के बीच में प्लस हो, और उसके तुरंत बाद फिर माइनस हो। यानी अगर यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ देना, बस आंसर हो गया 1000। ये हालांकि फॉर्मूला बनता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बराबर आ जाएगा ए प्लस बी के। ये फॉर्मूला है इसका। ट्रिक बताता हूँ आपको बहुत बेहतरीन। फिर से आपको देखो, एक तो पहचान करनी है। पहचान क्या करनी है आपको? ये पहचान करनी है कि जी क्या ऊपर 3 बार हैं कोई 2 नंबर, बिल्कुल सही बात है, बीच में प्लस भी आ रहा। अब नीचे देख लो, अगर यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो तुम दोनों को जोड़ दो बस डायरेक्ट, इतना देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसमें हमें परिमीकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला नंबर होता है ना, नीचे वाला नंबर रूट में अगर दिया हुआ है तो सेम इसी को लिखते हैं। देखो हम पहले हमने ऊपर वाले को लिखा बिल्कुल डिट्टो, नीचे वाले को भी लिखा बिल्कुल डिट्टो। अब गुणा करनी है, जो नीचे वाला नंबर है ना इसको लिखना, लेकिन चिन्ह बदल कर, यानी नीचे देखो प्लस है तो अब यहाँ माइनस लिख देंगे। इनसे गुणा करनी है, ऊपर भी गुणा करनी है और नीचे भी गुणा करनी है, चिन्ह बदल कर। बोलो बात क्लियर है क्या? इस तरीके से गुणा कर लेंगे। अब इनके आपस में गुणा कर लो। देखो भाई ये दोनों सेम सेम हो गए तो एक ही ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे, यानी मैं अगर कह दूं कि इसका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर
बात समझ में आई या नहीं? स्क्वायर ये बनेगा इनका, और नीचे एक बार जोड़ के एक बार घटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। यानी इसका स्क्वायर करूँगा 5, इसका स्क्वायर करूँगा 3, 5 में से 3 गया 2, तो नीचे बचेगा मेरे पास में 2। अगर मेरी बात समझ में आई है तो आप इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि क्या यही बचेगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल यही बचेगा। संतुष्ट अगर आप हैं तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ऊपर a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो भाई a का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 और ab की जगह आ जाएगा √15, क्योंकि 5 या 15 और वटे में नीचे 2 है ही। देखिए इस 2 से ये वाला 2 और 5 और 3 8, इसको भी काटेंगे 4 बार में, आंसर आ जाएगा इसका 4 माइनस √15। बोलो बात क्लियर है क्या? मैं इसको ऐसे भी बता सकता था आपको। देखो अब और तरीका एक और जानते हैं, चलो, और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते थे बिना इतना कुछ बवाल किए। देखो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी कभी रूट में चीज़ें हो ना तो नीचे वालों के वर्गों का अंतर लिखते हैं हम। तो नीचे वाले के वर्ग करूंगा पहले, 5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और अंतर लिखेंगे इसका तो 2, तो नीचे आ जाता 2 बड़े आराम से। ठीक है जी। इसके अलावा ऊपर में जो नीचे वाला नंबर है इसी के अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं, तो ऊपर में मुझे दिख गया कि इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर ही। यानी इसको मैं यहां से डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब मैं इस बात को जानता हूं कि जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो इन दोनों की गुणा होगी और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो आंसर मेरा वो होगा जिसमें √15 आ रहा होगा और बीच में माइनस आ रहा होगा। यानी मैं इतना कुछ ना भी करता तो भी मेरा आंसर ये बड़े आराम से हो जाता। ये बात आप समझेंगे सॉल्यूशन जब हम और अच्छे से पढ़ रहे होंगे मैथ्स को। अभी आप सॉल्यूशन पर गौर देंगे बहुत जल्दी से। देखो इसमें हमारा एक फॉर्मूला लग जाता है भाई, आप सब जानते होंगे, a प्लस बी प्लस माइनस या जो भी आता है प्लस ही ले लेते हैं हम, AB/100। ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, 16% आ जाएगा बड़े आराम से। मैं देखो a को आप 30 मान लो तो 30 हमें माइनस का लेना पड़ेगा। समझना मेरी बात को। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, खाली पेज बना लेते हैं इधर की साइड हम। ये लो देखो, -30 प्लस 20 और -30 गुणा 20 बटे 100, यही तो आएगा। देखो माइनस में से प्लस का 20 गया तो माइनस का बचा 10, 3 दूनी 6, ये 600 हो गया। 2 0 से 2 0 अगर मैं काट भी दूँ तो माइनस का 6, 10 और माइनस का 6 माइनस का 16। माइनस बताता है कि हानि होगी और नंबर बताता है कितने % की होगी, तो -16 आया था, यानी 16% की हानि या घाटा। बोलो बात क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। औसत को आप देखते ही उड़ा देंगे, इतना आसान क्वेश्चन होना चाहिए। ये कह रहा है 4 खिलाड़ी हैं, उनका औसत दे रखा है 18.5 वर्ष। अगर कोच की उम्र इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत 20% बढ़ गया। देखो पहले तो ये समझो कि 20% बढ़ा है, आप इस % को नंबर में निकालो कितना बढ़ा। समझ रहे हैं जी? 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ा। यानी पहले अगर किसी की 18.5 थी तो अब क्या हुआ कि 1/5 इसका और बढ़ गया, यानी करीब करीब ये बढ़ गया 3.7। एक व्यक्ति पर बढ़ा 3.7। लेकिन व्यक्ति तो जब इसमें 4 थे पहले, एक होगा कोच शामिल, तो 5 नहीं हो गए। तो अगर मैं इसमें 5 की गुणा कर दूं तो ये बनेगा 18.5। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो 18.5 औसत भी था और 18.5 की बढ़ोतरी भी हुई है। इसी में हमें इस औसत को ही जोड़ देना होता है। 18.5 इसमें जोड़ेंगे 37 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में थोड़ी सी आई होगी आपको। नहीं भी आई है तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार रोक करके देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ये मौखिक होने वाला क्वेश्चन था। चलो हिंदी को देखते हैं। 1 लाख का विलोम शब्द बताना था, बहुत ही आसान है, बहुलक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो सकता है। दर्प का
पर्यायवाची बताना होता है आपको, अहंकार होता है दर्प का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए। मन को हरने वाला, मनोहर होता है मन को हरने वाला, ये सब जानते हैं, बहुत आसान है। सागर, गागर में सागर सब भी जानते हैं, थोड़े में बहुत ज़्यादा कह देना, ये बहुत ज़्यादा दे देना, तो गागर में सागर होता है ये। शुद्ध वर्तनी की अगर हम करें, अगर किसी को महत्व शब्द लिखना आता है ना, महत्व, तो वो शुद्ध वर्तनी ढूंढ लेता है इसमें। महत्व आता है बस ऐसे में, डबल आधे तय होते हैं इसमें, अगर आप इतनी बात भी ध्यान लो तो डबल आधे तय बनते हैं महत्व के अंदर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें डबल तय थे। खत्म। देखिए ये पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ को पढ़कर 5 इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो 41 से 43 यानी 3 तो होंगे पैराग्राफ में से, 2 इसके अलग होंगे। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको पहले और फिर आंसर टिक करने हैं। इसका तरीका बताता हूँ, पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, कुछ लोग इसको पढ़ के भी करते हैं। देखो सबका अलग अलग मत, अलग अलग विचार है। मेरा आइडिया है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको जल्दी से फाइंड कर लोगे आप, उसमें ज़्यादा समय नहीं लग पाएगा। कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है लेकिन मोस्टली काम आपका चल जाता है। तो ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसमें कहीं आया होगा मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो उसका हमें अर्थ बताना क्या है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ही दिया गया कि नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स। और ठीक है, तो ये सब बात कही गई है नेहरू जी के बारे में। और सबसे पहली लाइन ये कह दी कि ए मैनी साइडेड पर्सन है ये, ए मैनी साइडेड यानी बहुआयामी कह सकते हैं हम, कई तरीके की सोच रखने वाला, कई तरीके की विचारधारा रखने वाला, एक मिक्सचर एक व्यक्ति कह सकते हैं हम, कई सारे गुण हैं जिसके अंदर, तो वैराइटीज़ हैं उसके अंदर। क्या है? वैराइटीज़ हैं। तो वैराइड, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। पीटी नेहरू इंजॉयड, किस किस में इंजॉय कर रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था कि रीडिंग और राइटिंग कर रहे थे वो बुक की, फाइटिंग पॉलिटिकल सोसाइटी कर रहे थे, और रेसिस्टिंग, इसमें भी तो तीनों आए हुए थे उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यूज। तो कहना चाह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यू से अगर हम देखें तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो सही है। तो इसमें इन्होंने ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म और किसकी बात करिए? साइंस की बात करिए। तो इसमें कहीं ना कहीं आया होगा ये ह्यूमनिज्म और साइंस। अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, देखो ये आया ह्यूमनिस्ट और साइंटिस्ट एंड द वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस्ड। परफेक्ट बैलेंस्ड की बात करिए यानी इक्वल, लगभग। बैलेंस का मतलब लगभग इक्वल। तो यहाँ जो भी ऑप्शन इक्वल से रिलेटेड कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्वल ये रहा, आंसर यही हो गया। आगे देखेंगे, हमें बताना है फेमस का सिनोनियम। सब जानते हैं फेमस और पॉपुलर बात एक ही है। ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट का जो होता है वो ओपेक होता है इसका, ठीक है, ओपेक। चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर आप हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा अटक सकते हैं, इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन होता है। नृविज्ञान, नृविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और जिसने शाखाएं पढ़ रखी हैं तो उन शाखाओं में एंथ्रोपोलॉजी आता है। शब्द एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव विज्ञान अध्ययन को, ठीक है। तो मानव का अध्ययन हो जाएगा इसमें एंथ्रोपोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, विषम शब्द चुनना है। देखो, दही, मक्खन, पनीर दूध से बनते हैं, तेल अलग है। यहाँ पर हमें मैचिंग देखनी है इसकी। कूट, कूट देखना है। कूट देखेंगे आप, कूट में क्या बन रहा है? कूट में बन रहा है कि पी में से पहले एक प्लस होता है, फिर एक माइनस होता है दूसरे में से। तो पहले आप एक प्लस करो, इसमें भी एक माइनस करो। जब ओ में एक प्लस करोगे तो पी बन जाएगा, आर से माइनस करोगे तो क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे के 2 ऑप्शन तो कट गए, इन दोनों में से चेक करना था। तो अब आप क्या काम करो, देखो आगे के 2 तो सेम है, आगे के 2 3 सेम है, तो आप पीछे से चेक करना शुरू कर दो। पीछे से भी पहले को चेक मत करो, दूसरे को चेक कर लो बस। तो दूसरे में एन से एम पर गए -1, तो आप भी ओ से -1 कर दो, एन पर जाओगे।
ओ से -1 करके n पर जाओगे, आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो बात क्लियर है क्या? पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है, क्या कहता है? निखिल, ये रहा निखिल, मैंने बना दिया यहाँ पर निखिल है। निखिल कह रहा है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा, उसकी का मतलब रीता के बारे में बात कर रहा। रीता की माँ के, इसकी कोई माँ है यहाँ पर, माँ के इकलौता पुत्र यानी रीता का भाई होगा वो, है क्या नहीं, का इकलौता बेटा हूँ यानी पुत्र हूँ, तो यानी ये निखिल जो है इसके भाई का बेटा है। तो रीता क्या लगी? इसकी बुआ लगती है। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे देखेंगे। 25 अगस्त को अगर गुरुवार है किसी वर्ष में, तो उस महीने में सोमवार कितने होंगे? इसको समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसमें। देखो, मैंने कहा भाई अगर किसी महीने की लो 25 तारीख को मैं कह दूं क्या है? थर्सडे, गुरुवार, और सोमवार बतानी है मुझे, तो पहले एक सोमवार निकाल लो आप, इसी के पीछे का या आगे का, कोई भी एक, उससे आपके फिर सारे आंसर बड़े आराम से हो जाएंगे। मैं आगे निकालूंगा ना तो जल्दी निकल सकता, शायद पीछे का भी निकल सकता, तो आगे निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखो 26, उसके बाद में 27, 28, 29 चेक करेंगे। बृहस्पति के बाद शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, 29 को पड़ गया मेरा मंडे। बोलो बात क्लियर है क्या? अब इसमें से 7 घटाते चले जाओ आप 1 तारीख तक। 29 में से 7, देखो एक तो पड़ गया आपका 29 को, अब 29 में से 7 गए तो मुझे लगता है 22, एक 22 को पड़ जाएगा, फिर 7 गए तो मुझे लगता है 15 को पड़ जाएगा, फिर 7 गए तो मुझे लगता है 8 को पड़ जाएगा, और फिर 7 गए तो मुझे लगता है 1 को पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 पड़ेंगे जिसमें सोमवार। इस तरीके से आपको करना, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना दिन वही, तो 7 दिन पहले भी रिपीट होगा इसका मतलब, तो 5 सोमवार इसमें पड़ जाएंगे आपके। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर से एक करंट के क्वेश्चन हो गए, करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें, तो करंट इंपॉर्टेंट है पढ़नी। उस समय की करंट है तो 21 के हिसाब से हम इसको देखेंगे, ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई वैसे तो। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? देखो लाइट हाउस परियोजना जो है ये 6 स्टेट में शुरू हुई थी, 6 स्टेट में। 6 स्टेटों में कौन कौन से स्टेट थे, अगर वो पता लग गई तो आंसर इसमें बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। तो 6 मैं आपको बताने वाला हूँ, झारखंड, त्रिपुरा और तमिलनाडु। 3 तो ये हो गए जो कि ऑप्शन में हैं, रांची, अगरतला, चेन्नई, ये सब राजधानी है इन तीनों की। 3 और बता रहा हूँ आपको, यूपी, एमपी और गुजरात। इन 6 स्टेट में शुरू हुई थी ये। तो भाई पटना में तो कहीं से कहीं मतलब ही नहीं, पटना तो बिहार की राजधानी है, तो इसका आंसर पटना हो जाता। यही पूछ रहा था कहाँ नहीं हुआ क्रियान्वयन। बोलो बात क्लियर है क्या? कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई? अरे रिलायंस जियो, ये भारत की जो है ना 5वें नंबर की कंपनी बन गई रिलायंस जियो। जियो तो आप समझ ही रहे हैं, उठ रही है दबा के। बोल्ड, बोल्ड बम्बूज जो बांस है ना, उनसे रिलेटेड परियोजना है, बांसों से संबंधित, तो राजस्थान में शुरू हुई थी ये बोल्ड। ठीक है। इसके अलावा कोवैक्सीन सबसे पहले मिली थी घाना को 2019 में, मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था, मुफ्त में दी थी हमने इसको, घाना को। समझ रहे हैं मेरी बात? कोवैक्स, अच्छा हमने नहीं, सॉरी, कोवैक्स दी थी। कोवैक्स संयुक्त राष्ट्र की वैक्सीन है ये, कोवैक्स को संयुक्त राष्ट्र की। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सिरिसा बंदेला इसका करेक्ट आंसर है, सिरिसा बंदेला। उस भारतीय पहलवान का नाम बताओ जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा था, सुमित पर, सुमित मलिक। ये क्या है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, 2019 में ये बात कर रहा, किस मंत्रालय ने
2019-20 के लिए UDISE शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था UDISE। इसके बाद में स्मार्टफोन निर्माता, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए डायरेक्टली, आप बता देंगे इसमें आराम से, विराट कोहली हो जाएगा वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE, ठीक है, भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये शुरू किया था भाई। किस भारतीय राज्य की सीमा जो नेपाल से साझा करते, अच्छा कितने, किसने, कितने, तो नेपाल आपको जानते होंगे, नेपाल थोड़ा पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ से हमारे ऐसे भारत है। मैं थोड़ा सा इधर बनाने वाला हूँ ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा भारत के मैप के बारे में जानना चाहिए। ये नेपाल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से भारत की सीमाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका एक भारत का एक राज्य पड़ता है यूटी, उत्तराखंड, फिर है यूपी, फिर है बिहार, इसके बाद है झारखंड है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद में यहाँ पर एक सिक्किम। तो 5 राज्य हैं भाई, ठीक है, 5 राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने सभी के नाम भी आपको बताए हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी, कोस्टा रिका की राजधानी, अब देखो अगर ये किसी को याद भी नहीं है ना, तो बाकी अगर जो याद है थोड़ी सी राजधानी तो आप आराम से लगा लोगे। भाई बीजिंग होती है चीन की, हमसे पूछे कोस्टा रिका की। दिल्ली हम जानते हैं भारत की, ढाका बांग्लादेश की है। अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप बड़े आराम से इसका आंसर लगा लेते, सांजोस, ठीक है, कोस्टा रिका। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, लक्षद्वीप जो पड़ता है आपका केरल के समीप है, तो केरल की मलयालम भाषा है, तो लक्षद्वीप की भी मलयालम हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा में आज भी 552 नहीं है भाई। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट लगभग हटा दिया है, लेकिन फिर भी अगर संशोधन नहीं हुआ है इसमें, लोकसभा में अगर भारत के संविधान के अनुसार कह रहा ना, तो संविधान में आज भी 552 नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब भी आ जाए ना अगर ये क्वेश्चन 2022 में भी, तो अभी भी जब तक संशोधन नहीं हुआ है, यानी मैं आज जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ 22 सितंबर को, तो अब तक कोई संशोधन नहीं है, अब तक भी ये 552 ही है सीट, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता, सब जानते हैं, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, इस बात को भी याद रखना। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखो सार्क के 8 सदस्य हैं, मैं 8 के आपको नाम बताता हूं। इधर से देखो, बांग्लादेश हो गया, नेपाल भी हो गया, भूटान भी है यहीं, भूटान भी इसका सदस्य है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान इसके बराबर वाला ही है, पाकिस्तान भी है, भारत है ही है, ठीक है जी। भारत के श्रीलंका भी है, श्रीलंका, और म्यांमार नहीं है। इसके अलावा और कौन सा है? एक और मालदीव, मालदीव। तो 8 हो गए होंगे, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, 4 तो यही हो गए, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 4 ही हो गए। तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय अगर पूछ ले तो काठमांडू में है, नेपाल में पड़ता है काठमांडू, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा पड़ती है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। ओडम बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला का, नहीं पता तो आप समझना गर्त में है। सबसे नज़दीक का ग्रह भी नहीं पता तो गर्त में समझ लेना अपने आप को, बुध ग्रह है। ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत, मतलब इजी वाले। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, अगर भारतीय कहता तो बड़े आराम से लगा ही देते, एशिया में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी सोचने में, तो आंसर वैसे इसका रविन्द्रनाथ टैगोर ही है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 1900 कब मिला था, चलो बताते हैं, 1913 में। अब मुझे आप ये बताना 1913 में तो मिला था, किस पुस्तक के लिए, सॉरी चलो मैंने पुस्तक ही बोल दिया, आप लिख देना क्षेत्र, कौन से क्षेत्र के लिए मिला है और कौन सी पुस्तक के लिए मिला है। अगर आप बोल दिया तो मैंने, आप कमेंट में लिखना इस बात को, ठीक है। 71 से 75, अब इसमें क्या है, इसमें ये दिया हुआ है आपको, और इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों का आंसर देने। फिर मैंने वही बताया, इसको पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और फिर इसको फाइंड करो जल्दी से,
ये कंसेप्ट अच्छा मेरे हिसाब से मुझे लगता है जल्दी आंसर हमें बता देता है पढ़ने के बजाय, ठीक है ना। पढ़ोगे तो दोबारा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व में शांति क्यों है, विश्व में शांति क्यों है, अब ये पढ़ना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं अभी थोड़ा सा पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, इसमें वैसे ढूंढना पड़ेगा। मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। विश्व में शांति के बारे में बात कर रहा है ये, तो अब आप इसमें देखो भी शांति की बात कहाँ हो रही है विश्व में। तो इसमें जल्दी से हम फाइंड करेंगे शांति 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 है कहीं, बिल्कुल ये रहा शांति। विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? प्रेम और अहिंसा के बिना, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। शांति अगर नहीं है ना तो मानव जाति का विकास नहीं हो सकता, और प्रेम और अहिंसा के बिना भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये दो बात हमें पता चली। देखते हैं क्या कह रहा है। शांति क्यों आवश्यक है? भाई मानव जाति के विकास के लिए। अभी मैंने बताया था अगर शांति नहीं हुई तो मानव जाति का विकास नहीं हो सकता। बोलो बात क्लियर है क्या? इसी तरीके से आपको ढूंढने पड़ते हैं। शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, प्रेम और अहिंसा। इसी तरीके से आप इसको सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। प्रेम और अहिंसा दोनों इसका आंसर है, तो इसमें अहिंसा ही आया हुआ है। चलो ये पढ़ के ही बताना, ये मैंने पढ़ के ही लगाया हुआ है। ये जो टिक लग रहे हैं सब पढ़ के लगे हुए टिक हैं, तो आप इस बात को समझेंगे ज़रा। राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व स्वर्णिम युग के हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ये फाइंड करके आपको लगाना होगा। नितांत शब्द ये फाइंड करने पर मिलेगा नहीं आपको नितांत, लेकिन इसको पढ़ने के बाद इसका आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। नितांत का अर्थ है बिल्कुल ही एक ही चीज़ पर निर्भर हो जाना। नहीं अरे यार तुम बिल्कुल बेकारी हो क्या, तुम बिल्कुल इसी पे लगे रहते हो, इस तरीके के शब्द हैं। अरे नितांत बेवकूफ़ आदमी है। नितांत का मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। तो बिल्कुल इसमें शब्द हम काम में लेते हैं, ठीक है। 76 से 80 के बीच भी इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ना है हमें और बड़े आराम से आंसर आप लगा देंगे। तरीका हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी पेपर को थोड़ा सा मैं सॉल्व करा रहा हूँ पूरे को, तो बाद में इसको देखेंगे हम इनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। इनके बहुत शॉर्ट तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। तो 76 ये कह रहा है मानव विकास की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ये इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा पढ़ने पर, बड़े आराम से आप लगा देंगे। वैज्ञानिक चिंतन की बात कही गई, चिंतन के बारे में। तो चिंतन से क्या होता? चिंतन से भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा जो है इससे मुक्ति मिलेगी आपको। मुक्ति तो पूछिए, बिल्कुल सही बात। चलो विश्व में पारिवारिक लगने लगता है। परिवार जैसा क्यों लगने लगता है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये परिवार जैसा लास्ट की तरफ में। तो परिवार जैसा इसलिए लगने लगता है विश्व क्योंकि जो संचार की वजह से है ना दूरियां कम हो गई हैं। ये रहा यातायात और संचार के साधनों के विकास के समय स्थान और दूरी कम सी हो गई है। तो अब जो हमें परिवार की तरह लगने लगता है पूरा विश्व। तो संचार वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यातायात और संचार ये वाला, ठीक है जी। हस्तमालक, अब ये शब्द का अर्थ हमें बताना, जैसे अभी नितांत का अर्थ पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसका अर्थ लगभग जब आप इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा कि स्पष्ट और अनायास बोधगम्य से रिलेट इसका करेगा। वैज्ञानिक चिंतन, पदबंध से आशय। वैज्ञानिक चिंतन शब्द जो है यानी पद है ये, इससे क्या आशय है? तो इससे है स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन। इसका भी लगभग अर्थ ही हमको बताना है। 80 के बाद में 80 से अब जो 20 क्वेश्चन होंगे ना ग्राफ वाले होंगे। चलो ग्राफ वाले क्वेश्चनों को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं बड़े आराम से। यहाँ कह रहा है ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया। इतिहास और भूगोल के 7 छात्रों के अंकों का अनुपात है इसमें, ठीक है। तो अब इस अनुपात से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। देखते हैं बड़े आराम से हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। यह अनुपात आपको पॉइंटों में दिख रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन भाई पॉइंटों में देखो। पॉइंटों का मतलब मैं बताता हूँ। अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 नहीं लग जाएगा, और काटने पर ये बन गया ना 5:4। तो ये अनुपात ही है एक तरीके का। समझ गए मेरी बात? चलो अब समझते हैं क्वेश्चनों को, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में
ज़्यादा अंक अर्जित किए, इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित कर लिए, भूगोल में कम करें, कितने छात्र हैं ऐसे? तो भाई इतिहास में ज़्यादा वाले, ऐसा आंसर होगा जो पॉइंट से यानी 1 से बड़ा हो नंबर, वो आंसर हो जाएंगे, उनको गिन लो बस। तो 1 से बड़े कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि इतिहास वाला ऊपर है ना, तो 1 से बड़ा 1 2 3 छात्र ऐसे होंगे। तो आंसर भी देखो यहाँ पर 3। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में नहीं आई है? एक बार मैं फिर से बताता हूँ अगर नहीं आई है तो। देखो भाई ये कह रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो दिया गया, मान लो इसने कहा 1.25, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि पॉइंट हटाएंगे, ठीक है जी। तो पॉइंट हटाने पर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 125, नीचे हो जाएगा 100। यानी कह रहा है कि नीचे वाला नंबर ज्योग्राफी को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला नंबर हिस्ट्री को इंडिकेट करेगा। तो ज्योग्राफी में 100 है, हिस्ट्री में 125 नंबर हैं। तो हिस्ट्री में ज़्यादा हुए ना, लेकिन अगर हम पॉइंट 35 को ले लेंगे तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा। अब ज्योग्राफी में हो गए 100, लेकिन हिस्ट्री में तो 35 ही रह गए, पर हमें बताना कि हिस्ट्री में ज़्यादा हूँ। तो 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है। आगे देखेंगे, निम्न में से कितने को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब क्या इतिहास में कम बताने, कितनों को नहीं, किन को। तो अभी नंबर देखना पड़ेगा भाई हमें, यहाँ से 7 नंबर ले हुए हैं, किन किन को मिला। देखो पहले को कम मिले हैं, दूसरे को कम मिले हैं, तीसरे को भी कम मिले हैं, और मिले हैं फिर छठे को कम। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा आंसर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, चलिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशतता बताओ। देखो 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशतता हम जब बता सकते थे जब हम पे एक सटीक आंकड़ा होता, डाटा तो होता हमारे पास, रियल डाटा, ये अनुपात ही है ना। तो हम अनुपात में परसेंटेज की वैल्यू नहीं बता पाएंगे भाई। आंसर हो गया आंकड़े पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, सॉरी, ठीक है। अरे कहाँ गया, ये रहा। इतिहास अनुपात भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम कितना था, 1.25 ही है अगर आप उसमें देखोगे। न्यूनतम है 0.35, घटाएंगे तो 1.5 है, 25 नहीं है भाई। देखते हैं फिर क्या है, हाँ 1.55 है। अधिकतम है 1.55, 1.55 में से 0.35 जब आप घटाओगे तो 1.20 आंसर आ जाएगा, नहीं 20। आंसर इसका हो गया डी। बोलो बात क्लियर है क्या? छात्र 4 को भूगोल में अगर 60 मिले हों, 4 नंबर वाले को, देखो 4 नंबर वाला देखेंगे अब हम। 4 नंबर, अरे 4 नंबर 1.25 है, 4 नंबर देख लो, ये रहा ना 4 नंबर किसी में 1.25। तो अगर भाई 1.25 तो पॉइंट से हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा। ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री। ये कह रहा है कि अगर इसे भूगोल में 60 मिले हों, यानी 100 की वैल्यू 60 है, तो एक बात बताओ 125 की कितनी होगी। तो मैं इसको ऐसा कर लूं कि भाई 60/100 गुणा 125, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से ये 25 बार, 25 तिया 75 आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या? 75। 80 से 90 तक भी एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें भी हमें आंसर बताने हैं ग्राफ को पढ़कर। सबसे पहले कहा इसने कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई? अब वृद्धि का मतलब ये मत देख लेना आपके बड़े वाले को देखो और तुरंत आंसर लगाओ, नहीं, अंतर, आगे और पीछे वालों का अंतर सबसे ज़्यादा किसका आएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ का अंतर तो बैठेगा कितना, हाँ ये 12 बैठेगा, ये वाला कितना, ये 11 बैठेगा, बाकी सब तो इनसे कम ही बैठेंगे।
तो आंसर हो गया सबसे ज़्यादा वृद्धि इस वाले कॉलम में हुई है, 16 और 17 वाले में। तो आंसर 16-17 वृद्धि यानी अंतर। पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। अरे परसेंट बढ़ गया पूछ लिया, इसका मतलब आप क्या करोगे, अब इसमें पहले 4 का औसत निकालोगे, नहीं पहले 4 का योग निकाल लो, औसत की बात नहीं करी। पहले 4 का योग फिर दूसरे 4 का योग, दोनों का अंतर करेंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा, हाँ दोनों का अंतर और छोटे वाले को नीचे रख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई। पहले 4 लेंगे हम, ठीक, इनको जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे। जोड़ने पर देखो ये हो गया 200, तो सीधा सीधा हो गया 200 और ये 7 और ये 7 3 10 और ये 15, 225, ये बैठे 225। अब इनको योग, इनका योग करेंगे अंतिम 4 का, इनका योग कितना बैठेगा जरा जोड़ते हैं। ये हो गया आपका 8 और 8 16, 3 19 और 6 25 का 5, 2 कैरी लग गया, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 6 20 और 20 और 7 27, ये 275 बैठा। ये 225, ये 275, कितना अधिक है, तो 50 अधिक है। कितने पर, कम वाली नीचे रखनी है 225 पर, तो 100 पर कितना, परसेंटेज निकालने के लिए काटेंगे पीटेंगे। 25 दूनी 50, 25 से ये निम्मा बार चला जाएगा, 200/9 आ गया, और 200/9 होता है 22.2222, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 22.2222, एक ही में आ रहा 22.2। बोलो बात क्लियर है क्या। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, सभी 8 के 8 वर्षों का औसत बताना। अब आपको ये रहे 8 के 8 वर्ष और इनका बताना आपको औसत। मुझे लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। औसत बताना, इन सब को जोड़ोगे आप। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जोड़ा, 225 बैठा था एक, तो एक बैठा था 275, टोटल जोड़ने पर कितना बैठेगा ये, मुझे लगता है 500, और 500 बटे आपको कर देना बस 8, और आंसर आ गया आपका। 8 से कर दूंगा मैं इसको, 8 6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 62.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या। इससे आसान तो मुझे लगा नहीं भी कोई क्वेश्चन इस ग्राफ में। 62.5 कुछ नहीं है, बस जोड़ो औसत निकालो। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई। अब क्या घटत पूछ लिए भाई, प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। तो देखेंगे पहले हम इस चित्र को ही। घटत का मतलब है अंतर देखना तुम्हें पिछले का अगले से, जिसका अंतर सबसे ज्यादा हो जा वही आंसर हो जाएगा। तो इनका अंतर तो देखेंगे आप कितना आ रहा, कम ही कम आ रहा, इनका भी कम ही आएगा। इन दो का अगर मैं निकालूं तो ये तो बढ़त हो रही है, घटत कहाँ हुई है। इन दो में भी बढ़त हो रही है, घटत की बात कर रहा, तो इन दोनों में घटत भी हो रही है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा भी हो रही है क्या नहीं। मुझे लग रहा करीब 18 की घटत हो रही है यहाँ पे, 18 की। और देखो यहाँ पर तो बढ़ती हो रही है, इन दोनों में बढ़ती हो रही है। तो एक ही आंसर हो गया, घटत हुई 18-19 में सबसे ज़्यादा घटत, 18-19। कोई दिक्कत नहीं, 18-19 ही करेक्ट आंसर हो गया। 90 को देखेंगे भाई। 14-15 के कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था, भाग बताना। 14-15 और 19-20 का क्या था। अरे कहाँ गया, ये रहा। अरे रुक जा भाई। 14-15, अबे कहाँ दुबक गया यार, क्वेश्चन भी छोटा करना पड़ेगा।
दिखाई तो दे रहा होगा भी सभी को, थोड़ी सी दिक्कत अगर आ रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। 14-15 का देखना था हमें, 51, और शायद 21-20 का कह रहा है, 20-21 का। यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा। 19-20 का, चौदह 15 और 19-20। 19-20 68 है, तो ये 51 और ये 68। अब यहाँ देख लेंगे क्या कह रहा है, ये हमें वैल्यू पता चल गई, एक है 51, एक है 68, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको देख लेंगे। 14-15 का था 51 का उत्पादन, 19-20 का उत्पादन था 68 के उत्पादन का था। इसका ये कितना था, ठीक है जी, इसका ये कितना था। तो मुझे लगता है 20 के उत्पादन का पूछा है, तो ये 51/68 कर दो आप इसको। जिसका पूछता है ना उसको नीचे रख देते हैं, तो 17×3 = 51, 17×4 = 68, 3/4 हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे देखेंगे। 91 से 95 के लिए ये वाला ग्राफ दिया है। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। यहाँ पर 5 सेलमैनों का कमीशन है जी, ठीक है, और उसके आधार पर फिर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? सी ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि, तो सी को देखना है हमें। यहाँ तो देखो करीब करीब 1000 कुछ की वृद्धि है, यानी 1600 के आसपास की, ठीक है ना। और ये वर्ष कौन सा है, वर्ष कहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं 15-16 में, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि जो हो रही है इसमें 1600 के आसपास की वृद्धि हुई है। यहाँ से यहाँ देखें तो 1600 से कम की हुई है, यहाँ से यहाँ भी कम की हुई है 1600 से, यहाँ तो बहुत ही कम की हुई है, और यहाँ भी 1600 से कम की हुई है। तो आंसर इसका ये 2016 ही हो जाएगा भाई, 16 में ही ज़्यादा वृद्धि हुई है उसको पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। आंसर हो गया 16। बहुत आसान होते हैं ये, बस देखना होता है इसमें आपको। 2018 में बीका कमीशन 5 सेल्समैनों की उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो देखना पड़ेगा ये, ठीक है। एक्चुअल में मैं इसको जल्दी से सॉल्व करा देता हूँ। अभी इन सभी क्वेश्चनों को मैं फिर से कवर करा दूंगा। ग्राफ वाले हम अभी शुरू करेंगे, ग्राफ वाले ही शुरू करेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन इसी चैनल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तरीका इनका करने का मैं आपको बताऊंगा। 93 का सी है ही, आप जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी के ये आंसर आपको दिए गए हैं। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी उम्मीद करता हूँ आपको तरीका और पेपर देखा आपने, पेपर समझ में भी आया होगा किस तरीके का पेपर, सेक्शंस वाइज ही आएगा पेपर भी। ये अगला ग्राफ है, अगले ग्राफ में फिर इस तरीके का दिया हुआ है, विभिन्न महीनों के 4 शेयर ब्रोकर में खुले खाते की संख्या बताई गई है सैकड़ों में, ठीक है। फिर यहाँ पर इनको देख लेंगे। इन सभी क्वेश्चन को मैं दूसरी वीडियो में कवर करा दूंगा आपके तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक तो देखने में दिक्कत आ रही है ना, कभी ऊपर नीचे करते हैं इसको, जगह की थोड़ी दिक्कत होती है फिर, तो इसको मैं करा दूंगा भाई आपको अलग से वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी है वीडियो तो। धन्यवाद।